हेलो गाइस, आज हम साइंस पढ़ेंगे। जो जीवित और अजीवित यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, इनकी इंट्रोडक्शन और इनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो ये हमारे 5th to 8th सिलेबस में आएगा डीट के में। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, यानी कि जीवित और अजीवित होता क्या है। यहाँ पे हमारे चारों ओर दुनिया में वस्तुएं दो मुख्य श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, जीवित और अजीवित। यह वर्गीकरण जीवन की प्रक्रियाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीवित चीज़ें और अजीवित चीज़ें होती हैं। जीवित चीज़ों में लिविंग थिंग्स वे जीव जो वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया जैसी विशेषताएं दिखाती हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव। अजीवित होता है नॉन लिविंग थिंग्स, वे वस्तुएं जिनमें जीवन प्रक्रिया नहीं होती, जैसे पत्थर, पानी, हवा और कृत्रिम वस्तुएं जैसे फर्नीचर। तो यहाँ पे अब इनमें अंतर देखेंगे कि जीवित चीज़ों में और अजीवित चीज़ों में क्या होता है। तो इसमें जीवित चीज़ में वृद्धि होती है। तो वृद्धि में क्या होता है कि वृद्धि अंदर से वृद्धि करती है, अंदर से वृद्धि होती है। और जैसे मनुष्य का बढ़ना। अजीवित चीज़ों में भी, अजीवित चीज़ों में क्या होता है, अंदर से वृद्धि नहीं होती। बाहरी कारकों के आकार बदल सकते हैं, जैसे कि वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। बड़े को हम छोटा भी कर सकते हैं और छोटे को बड़ा भी। तो इस तरीके से अजीवित चीज़ें होती हैं। इसमें एक होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये लिविंग थिंग्स में किस तरीके से होता है, प्रजनन के माध्यम से संतति उत्पत्ति होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में तो होती नहीं है रिप्रोडक्शन। एक होता है कोशिकीय संरचना, यानी कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर। कोशिकाओं से बनी होती है जीव की मूल इकाई। जीव का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो किससे बना होता है, सेल्स से। और इसका जो होता है कोशिकाओं से नहीं बना होता, नॉन लिविंग थिंग्स का। अब ऊर्जा का उपयोग, यानी कि एनर्जी यूज़ किस तरीके से होता है। ऊर्जा प्राप्त करती है और उपयोग करती है, यानी कि हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं खाने पीने से और फिर इसको काम करने में यूज़ लेते हैं। और इसमें ऊर्जा का नॉन लिविंग थिंग्स में कोई उपयोग होता ही नहीं है। प्रतिक्रिया, यानी कि रेस्पॉन्स क्या होता है, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जैसे पौधा पौधा सूर्य की ओर झुकता है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स कोई प्रतिक्रिया इसमें होती ही नहीं है। मृत्यु में देखें तो जीवन चक्र के बाद मर जाती है, और इसमें मरण और जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स में। इसकी विशेषताएं देखें तो लिविंग थिंग्स जो है क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, यानी कि हिल डुल सकती हैं अपनी बाहरी सहायता से। और श्वसन होता है, इसमें रेस्पिरेशन होता है। जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भोजन, न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का सेवन करती हैं। उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि निकलते हैं। अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। यहाँ पे अजीवित चीज़ें इन सभी विशेषताओं से वंचित होती हैं। अजीवित में यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। तो जीवित और अजीवित चीज़ों पर एक एक लाइन के प्रश्न। जीवित चीज़ क्या होती है, तो जीवित चीज़ें वे होती हैं जो वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया जैसी जीवन प्रक्रियाएं दर्शाती हैं। अजीवित चीज़ें क्या होती हैं, पत्थर, पानी, हवा, फर्नीचर, ये अजीवित चीज़ें हैं। जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच में अंतर क्या है, जीवित चीज़ों में जीवन प्रक्रिया होती है जबकि अजीवित चीज़ों में नहीं होती। जीवन की मूल इकाई क्या है, तो वो कोशिका है जीवन की मूल इकाई। क्या अजीवित चीज़ें वृद्धि करती हैं, तो नहीं करती हैं जीवित चीज़ें वृद्धि। जीवित चीज़ें प्रजनन कर सकती हैं क्या, तो हाँ कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अजीवित चीज़ें ऊर्जा का उपयोग करती हैं, नहीं, ऊर्जा का उपयोग नहीं करती। जीवित चीज़ों की एक विशेषता बताएं तो जीवित चीज़ें उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। और अजीवित चीज़ों का कोई उदाहरण दीजिए, जैसे कि चाइनीज़, पानी, पत्थर, अजीवित चीज़ें। ये जीवन चीज़ें पर्यावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढालती हैं, अनुकूलन के माध्यम से। जीवित चीज़ें जो हैं ये इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढालती हैं, अनुकूलन के माध्यम से।
जीवित चीज़ें पर्यावरण के अनुसार स्वयं को कैसे ढालती हैं? अनुकूलन के माध्यम से। जीवित चीज़ें प्रतिक्रिया करती हैं नहीं करती हैं और अजीवित चीज़ें प्रतिक्रिया करती हैं नहीं करती। श्वसन की प्रक्रिया केवल जीवित चीज़ों में होती है यस होती है। भोजन की प्रक्रिया किस में पाई जाती है? जीवित चीज़ों में। क्या अजीवित चीज़ों की कोई मृत्यु होती है? नहीं होती, अजीवित तो ऐसे ही रहती हैं। जीवन चक्र के बाद क्या होता है? जीवित चीज़ें मर जाती हैं। अजीवित चीज़ों में कोशिकीय संरचना क्या होती है? उनमें होती नहीं है कोशिकीय संरचना अजीवित में। पौधे एक जीवित चीज़ का उदाहरण है या अजीवित का? तो पौधे तो जीवित हैं, उनसे वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं अपने आप ही। जैसे कि एयर चलती है बहुत तेज़ तो उनका मूवमेंट होता है वो। मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में लाखों कोशिकाएं होती हैं। क्या अजीवित चीज़ें आकार बदल सकती हैं? तो हाँ, बाहरी कारकों के आकार बदल सकती हैं। अजीवित चीज़ों में वृद्धि कैसे होती है? तो उनमें अंदर से वृद्धि के माध्यम से होती है। जीवित चीज़ों में वृद्धि कैसे होती है? तो उनमें अंदर से ही होता है उनका मेटाबॉलिक सिस्टम, उससे उनकी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन प्रक्रियाओं के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो इसमें जीवन प्रक्रिया में 6 मुख्य प्रकार होते हैं, जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि और उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। क्या वायरस जीवित है या अजीवित? तो वायरस जीवित और अजीवित के बीच की स्थिति में होते हैं, वे केवल होस्ट के अंदर ही जीवित होते हैं। नेक्स्ट है, क्या सभी जीवित चीज़ें प्रजनन करती हैं? तो कुछ जीवित चीज़ें जैसे खच्चर या कुछ पौधे प्रजनन में करने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट है जीवित चीज़ों की विशेषता। भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, वंशज उत्पन्न करना, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया, कोशिकाओं से बने होना, ये जीवित चीज़ों की विशेषता है। और अजीवित चीज़ों की विशेषता ये है कि किसी प्रकार का जीवन चक्र नहीं होता, ऊर्जा और भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बाहरी कारकों से ही कोई बदलाव होता है, प्राकृतिक या मानव निर्मित ही हो सकती हैं अजीवित चीज़ें। जीवित चीज़ों का उदाहरण मनुष्य, पुष्प, सूक्ष्म जीव है। अजीवित चीज़ों का उदाहरण है पत्थर, पानी, मिट्टी, कुर्सी, ये अजीवित चीज़ों के उदाहरण हैं। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका यहाँ पे पता होना चाहिए कि सभी सेल्स से बने हुए हैं। तो सेल्स होता क्या है? सेल्स जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी और बुनियादी इकाई होती है। तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सेल थ्योरी ये जो किसने दिया? ये स्लाइडेन और श्वान ने दिया। सेल थ्योरी स्लाइडेन और श्वान ने दिया। कोशिका के मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये कोशिका के भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये कोशिका के भाग हैं। कौन सी कोशिकाएं बिना केंद्रक की होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया, ये बिना केंद्रक की होती हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं मानव शरीर में? यूकैरियोटिक, ये इम्पोर्टेंट है। यूकैरियोटिक कोशिका मानव शरीर में पाई जाती हैं। और बिना केंद्रक वाली कोशिका कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक, जैसे कि बैक्टीरिया, ये सबसे छोटा हो गया और मानव शरीर में पाया जा रहा है, तो वो है यूकैरियोटिक, ये मानव शरीर में पाया जाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में क्या अंतर है? पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जबकि पशुओं की कोशिकाओं में नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती। तो यहाँ पे कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया अंग जिम्मेदार है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली
कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर का आवागमन नियंत्रित करती है, यानी कि आना जाना नियंत्रित करती है, अंदर बाहर का आना जाना नियंत्रित करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पौधों, फंगस और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। पौधे, फंगस और कुछ बैक्टीरिया, यानी कि सेल वॉल पौधे, फंगस और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। पौधे, फंगस और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। न्यूक्लियस का कार्य क्या है? केंद्रक कोशिका की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक कोशिका की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। आनुवांशिक जानकारी होती है उसमें, और कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है। कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। नेक्स्ट, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य वह जेल जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिका के सभी अंगक मौजूद होते हैं। ये कैसा है? द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जेल जैसा होता है। जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें कोशिका के सभी अंगक मौजूद होते हैं। किस कोशिका को शक्ति यानी कि पावर हाउस ग्रह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम्स का कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? केवल पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। केवल पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है? कोशिका भित्ति कठोर होती है और सुरक्षा देती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति क्या है? कठोर होती है और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है और पदार्थ का आवागमन नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली। लाइजोसोम को क्या कहा जाता है और क्यों? लाइजोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका को नष्ट कर सकता है। कोशिका को ये नष्ट भी कर सकता है, लाइजोसोम। पौधों में भोजन, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। पौधों में भोजन निर्माण के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? तो क्लोरोप्लास्ट से ही भोजन निर्माण होता है। तो पौधों में भोजन निर्माण के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से भोजन निर्माण होता है पौधों में। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। जो मैं 3-4 बार बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, ओवम। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, ओवम। सेल यानी कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। सेल यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिका होती हैं? 37.2 ट्रिलियन। इतनी कोशिकाएं होती हैं, 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं मानव शरीर में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, अभी बताया। तो रक्त में कौन सी कोशिका ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं? रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। रक्त में कौन सी कोशिका ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं? तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। किस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किस कोशिका अंग को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहा जाता है। मुझे प्रोटीन निर्माण कैसे होता है? तो वो राइबोसोम के द्वारा ही होता है। इसी को राइबोसोम का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, राइबोसोम को। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, अंदर बाहर की चीज़ों को आने जाने को कंट्रोल करना। तो ये प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है। पौधों की
कोशिकाओं में कौन सा अंगक भोजन बनाने में सहायक होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो भोजन बनाता है पौधों में। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और शरीर की सफाई कर्मी जो कोशिका कहा जाता है वो है लाइजोसोम। लिजोसोम जो है शरीर की सफाई कर्मी कोशिका भी कही जा सकती है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 3, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। गोगली निकाय का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन और वसा का संशोधन यानी कि पैकेजिंग और परिवहन। प्रोटीन और वसा का संशोधन और पैकेजिंग और परिवहन ये गोगली निकाय का मुख्य कार्य है। प्रोटीन और वसा का संशोधन, पैकेजिंग और परिवहन। किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती? तो तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल्स, ये विभाजन नहीं करती हैं, नर्व सेल्स। कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसे आकार की होती हैं? नहीं, अलग अलग आकार होता है ये सेल्स का सभी का। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये राइबोसोम के द्वारा होता है। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, अभी जो बताया। कौन से कोशिकांग आनुवांशिक जानकारी का भंडारण करते हैं? तो ये केंद्रक में होता है, केंद्रक होता है। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण जो देता है वो केंद्रक देता है। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण जो होता है वो केंद्रक होता है। कोशिकांग आनुवांशिक जानकारी का भंडारण केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में होता है। कोशिका का तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड जो होगा उसमें, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म। पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम्स में। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में। कौन सा कोशिकांग कोशिका को आकार और सहारा प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल ही आकार भी देती है, उसको स्ट्रक्चर भी देती है और सहारा भी देती है, सपोर्ट भी करती है सेल वॉल। स्पर्म्स जो होते हैं सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करता है। संग्रहित और स्थानांतरित करता है डीएनए। यानी कि डीएनए जो होगा उसे हम देख भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किसका है ये बेटा, और एक जीन से दूसरी जीन में ये ट्रांसफ़र भी होता है, स्थानांतरित भी होता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन सा है? केंद्रक है। सबसे बड़ा अंग जो है वो अंगक जो है कोशिका का सबसे बड़ा जो होता है वो केंद्रक होता है। कौन सा अंगक कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है? लाइजोसोम। ये अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ देता है। इसे आत्मघाती थैली भी बोलते हैं लाइजोसोम को। इसे सफाई भी बोलते हैं कि ये शरीर की सफाई भी कर देता है। क्लोरोप्लास्ट किससे बनाने के लिए जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट किसे बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाता है कॉलोरोप्लास्ट। कोशिका में अंगक कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रिओल। कोशिका में जो विभाजन कौन सा अंगक कोशिका विभाजन में सहायता करता है? सेंट्रिओल। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रिओल कोशिका विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रिओल कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली की संरचना किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली की संरचना किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका की खोज के दौरान रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? कॉर्क की कोशिका की मृत भित्तियाँ। कॉर्क की कोशिका की मृत भित्तियाँ देखी थी रॉबर्ट हुक ने। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कोशिका भित्ति का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य क्या है? एटीपी ऊर्जा उत्पादन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का प्राथमिक कार्य एटीपी ऊर्जा उत्पादन करना। तंत्रिक कोशिका का मुख्य कार्य संदेशों का संचार। तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य है संदेशों का संचार करना। कोशिका विज्ञापन के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। लिवर की कोशिकाएं किस अंगक में अधिक समृद्ध होती हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक समृद्ध होती हैं। लिवर की कोशिकाएं किस अंगक में अधिक समृद्ध होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आंसर। क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। पूछा भी जा सकता है कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कितने प्रकार है कोशिका के? दो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। बाहरी आवरण, कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। पौधों में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? प्रकाश संश्लेषण। कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका ऊर्जा किस रूप में संग्रहित करती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है कोशिका। किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? गोगली निकाय को डाकघर कहा जाता है कोशिका। किस कोशिकांग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो गोगली निकाय को कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। अब मीडियम स्तर के देखते हैं प्रश्न। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य चार भाग कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ये यूकैरियोटिक कोशिका के भाग हैं। कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों होता है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से ऊर्जा उत्पादन करता है और विभाजित हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से ऊर्जा उत्पादन करता है और विभाजित हो सकता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली क्यों है? क्योंकि ये कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ को तोड़कर नष्ट कर दी है। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको तोड़ के नष्ट कर देती है उन्हें। किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में आवश्यक वर्णक पाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होती है, जिससे कि खाना बनता है पेड़ पौधों का। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को सहारा और संरचना प्रदान करना कोशिका भित्ति का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किन कोशिकाओं में अधिक होती है? तो मांसपेशी और लिवर की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, मांसपेशी और लिवर की कोशिकाओं में। कोशिका विभाजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? मिटोसिस और मायोसिस प्रकार से ये कोशिका विभाजन होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य क्यों होती है? ताकि वह चयनित पदार्थ को अंदर से बाहर जाने दे। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य क्यों होती है? क्योंकि वो चयनित पदार्थ को अंदर से बाहर जाने दे सकती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच तीन मुख्य अंतर। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली बंद अंगक नहीं होते, यूकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साधारण होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम पावर हाउस क्यों पड़ा? क्योंकि यह कोशिका के लिए ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये कोशिका के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, एटीपी उत्पन्न करता है। कोशिका का सबसे सक्रिय अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोगली निकाय का मुख्य कार्य क्या है? लिपिड और प्रोटीन का संशोधन और पैकेजिंग करना। गोगली निकाय का मुख्य कार्य प्रोटीन और लिपिड का संशोधन